वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले अगरचे कि ये तमाम महाजों पर तनाज़े का खात्मा इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, इस पर बातचीत होगी तो कुछ और चीज़ें हमारे सामने आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। जिस तरह डॉक्टर हसन ने भी कहा कि एक तो ये तस्लीम कर लिया गया है कि ये अबनाए हुर्मुज़ पे इसराइल का कंट्रोल है, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू है जो जिस पर मैंने बात की थी वो ये थी, नसीम सिद्दीकी साहब का कहना है कि एक्सपर्ट्स इस वक्त बहुत खुश हैं। अब मामला ये है कि डॉक्टर साहिबा आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पाबंदियों का खात्मे की जो 7वां नुक्ता है, जौहरी हथियार नहीं होंगे, ईरान बनाना ही नहीं चाहता, वो पहले से था। उसने यूरेनियम इसलिए किया कि उसका स्टेटस को टाइप था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। ओबामा का जो मुआहिदा था उसमें आगे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे थे, उसने कर लिया, अगरचे के बहुत नुकसान उठाया। लेकिन जो लीवरेजेस और जो रिलीफ इसके अंदर मुफाहमती यादाश्त से हमें नज़र आ रहे हैं, अगर ये ईरान को मिल जाते हैं तो ईरान इस खित्ते के अंदर जिस तरह से एक फाते की शक्ल में नजर आएगा, अरब ममालिक उससे पहले फियर्ड थे, इसीलिए अमरीकी अड्डे यहां कायम किए गए थे। ये जो बैलेंस है, ये क्या ईरान कायम करने की मतलब आप समझते हैं कि उस पर सलाहियत है? क्योंकि वो बड़ी प्राउड नेशन भी है, हेजमोनिक जो है ना, एक उनका अपना भी एक अंदाज होता है। वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा और उसका क्या बेनिफिट्स आपके सामने हैं कि अगर ये तेल की जो पाबंदियों का खात्मा हो जाता है, पाकिस्तान को और दीगर खित्ते के जो रीजनल कंट्रीज हैं, इनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, ये आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और ये मेरे जहन में भी है कि वो एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट जो है, उनकी ह्यूब्रिस उनमें है, बहुत ज्यादा है, और वो बहुत डिफिकल्ट कंट्री है। जो ट्रंप का कहना है, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, तो वो एक सिटिंग में बैठे हुए थे, तो स्टूडेंट्स के साथ वो अक्सर बात करते हैं पुतिन, तो उसको सवाल था, उन्होंने कहा कि ईरान इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू हैंडल, क्योंकि उनको भी कहा था कि उस मुआहदे के अंदर आप एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी क्लॉज ऐड कर लें, तो ईरान ने नहीं की थी। चाइना के साथ भी इनको अपने हालात ठीक करने में बहुत टाइम लग गया। आज़रबाईजान जैसे अभी भी इनके हालात उससे ठीक नहीं है। तुर्की के साथ भी इनकी रिटोरिकल जो है, वर्बल वॉर चलती रहती है, मीडिया की हद तक भी, गल्फ के साथ भी आपको पता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसी पे जब फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो रीजनल बात हो रही है ना, रीजन को इकट्ठा करने की, तो इसमें फिर कोई एक मुल्क जो है वो हम एक हेजमॉन या थानेदार से जान छुड़ा के एक और थानेदार इस खित्ते में नहीं चाहिए होगा। और जो थानेदार बनने की अहलियत रखते हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया है, तो वो तो खुद कह रहे हैं, उनका तो विजन ही ये है कि हमारी इंडिविजिबल सिक्योरिटी होगी, जीरो सम सिक्योरिटी नहीं होगी। जीरो सम सिक्योरिटी पे हम बिलीव ही नहीं करते। हमारी जो है वो सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव पे हम बिलीव करते हैं। हम मुल्कों के अंदर घुस घुस के ये बताने पे हमारा तरीका ही नहीं होगा कि आपने कैसे हुकूमत करनी है, आपके अंदर जो है वो क्या होगा। आप कल्चरल अपने हिसाब से सारा कुछ लेके चले। तो उसके अंदर जो चाइना है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे अमल के अंदर, क्योंकि ये एक वीकेंड वॉर जो है, ईरान को कोलैटरल बनाकर जंग तो चाइना के अगेंस्ट थी ना, जी। और वही रियलाइजेशन है जिसने जो इंडो पैसिफिक बदल दिया। डॉक्टर हसन साहब, मैं चाहूंगा कि अभी जरा क्लियर होता तो टाइम बड़ा शॉर्ट रहेगा, हम 3-3, 4-4 मिनट होंगे। ये जो बात मैंने डॉक्टर साहब से पूछी थी, इस पर्सपेक्टिव के अंदर मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा इस साइड पर ट्रांसलेट करें जरूर इस बात को कि अगर ईरान को ये पाबंदियां ईरान से उठा ली जाती हैं तो ईरान को क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं, और उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बाद खित्ते के अंदर ईरान का क्या रोल होगा और हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? नौशाद साहब, देखिए, बहुत जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। म्यूचुअली अग्रीड प्लान विद एट लीस्ट 300 बिलियन USD for the reconstruction and economic development of the Islamic Republic of Iran, America undertakes with regional partners। मतलब है कि 300 बिलियन की कमिटमेंट भी दे रहे हैं इस MOU में, और अमेरिका एग्रीज विद रीजनल पार्टनर्स, यानी अमेरिका पे नहीं करेगा, ये जो यहाँ पे गल्फ के लोग हैं ये पे करेंगे जी। ये भी देखिए जी, वो क्लैरिटी दे दी है जेडी वैंस ने। वो उन्होंने कहा भी था कि ये एक कंसोर्शियम टाइप होगा जिसमें हम ये अपॉर्चुनिटी डिजाइन कंसोर्शियम बनेगा, वो सारे पे करेंगे मिलके ईरान को। तो ईरान को रिकॉग्नाइज कर रहा है अमेरिका एज अ रीजनल हेजेमॉन। इसको समझिए, इसलिए कि ईरान जा रहा है यूरेशिया के अंदर। ईरान में भी डॉक्टर साहबा ने भी उसकी तरफ इशारा किया, चाइना
का $400 बिलियन का ईरान में इन्वेस्टमेंट है, और ईरान के पीछे चाइना और रशिया खड़े हुए हैं। और रशिया और चाइना मिलके, अभी आपने जो नॉर्थ कोरिया में हुआ प्रेसिडेंट शी का विजिट, उसको मद्देनजर रखिएगा सारी गुफ्तगू में। वहां पे उन्होंने जो बात की, और जो एससीओ समिट में प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की थी यूरेशियन ब्लॉक की, तो पाकिस्तान और ईरान यूरेशियन ब्लॉक में है। इसलिए पाकिस्तान को और ईरान को अब इस वक्त प्लीज करने की कोशिश की जाएगी, एटलीस्ट अपेरेंटली, इफ नॉट टू रियल टर्म्स, मतलब उसके अंदर अपेरेंटली प्लीज करने की कोशिश की जाएगी। इसके मेन सफरर्स नए आर्किटेक्चर के ईस्टर्न यूरोप हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, और इंडिया होगा। ये भी आप लिख लीजिए इस बात जी जी, ठीक है। इस वक्त ईरान को और पाकिस्तान को प्लीज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोशिश ये है कि जो रीजनल ब्लॉक रशिया और चाइना बिल्ड कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान को शामिल करके यूरेशिया के अंदर, वो ना पूरा होने पाए उनका मंसूबा। तो इसलिए इन दोनों मुल्कों के साथ अब आज वो जैक रेटर हैं, कौन से जो अमेरिकन वो फौज में भी थे और एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें रीथिंक करना होगा पाकिस्तान के बारे में, कि हमने जो उनको पाकिस्तान को माशी तकलीफ पहुंचाई है, तो पाकिस्तान को जरा माशी तौर पे डेवलप किया जाए। तो अब ये ईरान और पाकिस्तान को माशी तौर पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि ये अमेरिकन कैंप में रहें। अगर ये दो मुल्क पाकिस्तान और ईरान यूरेशियन ब्लॉक में मुकम्मल चले जाते हैं, एज इट इज लाइकली टू हैपन, तो फिर इस इलाके में अमेरिका का कोई काम नहीं है। वहां पे वो इंडो पैसिफिक कॉम जो है, पैसिफिक कॉम हो गया, वो रिवर्ट कर दिया। मेरा अंदाजा ये है कि जो रिसेंट विजिट है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की नॉर्थ कोरिया की, उसके बाद ये जो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और ताइवान से, वहां से भी पीछे हटेंगे ये अमेरिकी, यानी वो रिसीड करेंगे, थोड़ा दूर जाके पोजीशन करेंगे। और ये भी, इसको भी रिकॉर्ड पे रखिए बात को, कि मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों में, सालों में, अमेरिका अपनी बेस जो है साउथ ऑफ इंडिया में बनाएगा और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखेगा। दैट इज वेरी लाइकली टू हैपन। इसके हमारे पास बहुत रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं इस बात के। डॉक्टर साहब, मेरे पास ये टोटल आर्किटेक्चर है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप जरा मईशत वाली जो बात थी वो जरूर एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि आम आदमी ये समझता है, और ख्वाहिश भी हमारी ये है, हम सवाल करते हैं आम आदमी पाकिस्तानी, कि जी ये सारा कुछ तो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन क्या इकोनॉमिक बेनिफिट पाकिस्तान को हासिल हो सकता है, और क्या मिलना चाहिए एक्चुअली? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। और देखिए बात यह है कि एक चीज़ ये होती है कि हम ये समझते हैं कि जी हमने ये जंगबंदी करवाई है, लिहाजा ईरान से हमें मुफ्त तेल मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं। मैं एक वैसे आम तौर पर आम लोगों की जो अप्रोच, सोच ये होती है कि हमें ये हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है जब उनके ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं, तो क्या आपकी जो गैस पाइपलाइन है जो बिल्कुल किनारे के ऊपर आपके बॉर्डर तक मुकम्मल की हुई है, आपने सिर्फ यहाँ से 28 किलोमीटर की एक गैस पाइपलाइन, एक पीस है जो आपने डेवलप करना है, और वहां से गैस आपके सिस्टम में दाखिल हो जो यकीनन सस्ती होगी, यकीनन सस्ती होगी, और आपके सिस्टम में आएगी, वो कंटेनरों में, और ये उस तरह से सारी चीज नहीं होगी, वो पाइपलाइन के जरिए आती पहले नंबर पे। दूसरी बात ये है कि जब उनके ऊपर पाबंदियां खत्म होगी, आपकी ट्रेड खुल जाएगी उनके साथ। अभी आपने 6 रूट्स उनको दे दिए ये जंगबंदी के दौरान, जब हमने अमेरिका की मर्जी के साथ, उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी के उनको 6 लोकल रूट्स दे दिए, वो हो जाएगी। फिर एक तीसरा बहुत बड़ा जो फ़ायदा हमारे लिए आप ये कह सकते हैं वो ये होगा कि अफगानिस्तान के अंदर से इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कमी आएगी, कि उधर से देखें ईरान का बॉर्डर लगता है बहुत बड़ा अफगानिस्तान के साथ, वहां से वो बंद होता है, और इधर से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो होता है। तो वहां से जो टेररिज्म हो रही है, तो ईरान भी चाहता है ना बंद हो जाए, ईरान ने तो उसको वो दोनों चाहते हैं। जब ये, लेकिन ये होता ये था इससे पहले, जब जंग से पहले के जो सूरत हाल थी, उस वक्त ईरान जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से वो नहीं सोचते थे, वो कुछ और तरह से, फिर वो आपको पता है जो वाकया भी हुआ, इस तरह एक अफसोसनाक हुआ,
उसको भी ज़हन में रखिए। लेकिन उसके साथ साथ होगा ये कि जब ये इस रीजन के अंदर लोकल हमारी ट्रेड, जिसकी हम अक्सर लोकल ट्रेड की बात करते हैं, ईरान के ज़रिए से हम आगे तक जा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो इस वक्त आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त 74 से 73 से 77 तक वो तीनों जो खाम जो तेल की कीमतें हैं वो फ्लोट कर रही हैं। यानी आप ये देखिए 111 से वो इस वक्त 73, 74 और 76 के ऊपर आ चुकी हैं वो तीनों कीमतें। तो इसका मतलब है कि इस बार जो पाकिस्तानी अवाम को आप ये समझ लें कि जो उनके हवाले से जो बात कर रहा हूँ कि हो सकता है अभी तक इस तरह की खबरें आ रही हैं तकरीबन को 55 रुपये पर लीटर तेल की कीमत कम हो सकती है कल। जी जी, वो तो अब जो आलमी कीमतें कम हो जाएंगी ना, तो ये एक बेनिफिट है ना। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जब हम ये बात कर, अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, देखिए जब आप एक ग्रुप में एक जाते हैं जिसमें सऊदी अरब हो, जिसमें ईरान हो, जिसमें चाइना हो, जिसमें रशिया भी हो और जिसमें कतर हो और जिसमें कुछ और मुल्क हों, तो फिर इनकी जो सरमायाकारी है और इनके साथ जो ट्रेड है और इनके साथ बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कि जिनकी पाकिस्तान नहीं बेनिफिट ले रहा था या नहीं ले पा रहा था वहाँ से, वो आपको मिल सकते हैं। और पाकिस्तान की इकानमी को, चाहे वो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक के साथ हों या हम अपने तौर पर अपने फैसलों के ज़रिए से ले लें, वो नाम किसी का भी रखें, लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली ये फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और कि वो जो फेज 2 है हमारा जो सी पैक का, उसको ये मई में शुरू होना था, उसके ऊपर इंप्लीमेंट शुरू होनी थी, जो ये जंग की वजह से डिले हो गया। और ये जब ये डिले होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जी कि अगले अब ये हो गया MOU, अब किसी भी दिन किसी भी कोई एक मीटिंग होनी है और उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट शुरू होती है, तो फिर हमारे लिए ये बहुत कुछ है। एक चीज़ में नौशाद साहब छोटी छोटी सी जो कि बात हो रही थी, मैं बस आखिरी फिक्रा ये है कि देखिए जब ट्रंप चाइना गए थे वहाँ पे वो एक फिक्रा उन्होंने बोला था, उन्होंने कहते कि हम चाइना के साथ जंग नहीं ट्रेड चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी ज़रूरत इंडिया अब नहीं है, यही वजह है कि जो उसको वो इतना ज़्यादा वो सारा डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल कर रहे हैं ना जो उसका उनकी इंडिया की ज़रूरत थी उनको चाइना के ख़िलाफ़। अब वो एलानिया ये बात कर रहे हैं कि हम तो चाइना के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, फिर वो चाहे ताइवान का मामला हो, चाहे वो कोरिया का मामला हो, चाहे वो इंडिया का मामला हो, चाहे वो इसके साथ साथ एक चीज़ और, चाहे वो कश्मीर का मामला हो। अब वो चीज़ अगली बारी में सिर्फ आखिरी ये फिक्रा करें, तो मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे तो यूँ नज़र आ रहा है कि अगली बारी अब कश्मीर की जाएगा। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो मामला है, यूरोप का एक ही कंसर्न था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अगर ये मामला सेटल हो जाता है, यूरोप का जो रोल है इस सारे मामले के अंदर, वो आप क्या देख रहे हैं कि ये किस तरह से फैसिलिटेट करेगा ईरान को आने वाले वक्त के अंदर? देखिए, यूरोप तो इस जंग से बाहर ही रहा। आपने देखा कि जी नेटो ने हाथ उठा दिए थे, वो डायरेक्ट एक्सेस थी ना ईरान के मिसाइल पहुंच जाते थे यूरोप तक, क्योंकि ईरान के मिसाइल यूरोप तक पहुंच जाते थे, इसलिए उन्हें पता था कि खतरा था। जी मैं तो बड़ा खुश हो रहा था। अमजद साहब के जो ख्वाब है या ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला इनको पूरा करे। बात पता है क्या होती है, इकोनॉमी की बात हो रही है और हम समझ रहे हैं कि इतना बड़ा मुआहिदा हो गया। असल में तो बात नियतों की है। पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरान तबका 35-40 साल से मौजूद है और बीच में बहुत सारे ऐसे मौके आए, ये नहीं कि ईरान ने पाइपलाइन खोल देनी है तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने शुरू कर दी है। जो IPPs वाला मामला, बात खुशी की चल रही है, मैं दूसरे मामला को बीच में नहीं लाना चाहता। करप्शन जब तक मुल्क से खत्म नहीं होगी, अदलिया आजाद नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, तब तक कहां से ये मामला दुरुस्त होने। एलीट क्लास के मामला तो दुरुस्त हो जाएंगे, उनके जहाज बेहतर हो जाएंगे, उनकी गाड़ियां बेहतर हो जाएंगी, गरीब आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरी आज की भी आप बात लिख जी। ये अभी पेट्रोलियम कंपनियों ने ये 55 रुपए की बात कर रहे थे तो पता चल रहा था पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं कि जनाब इसको मरहलावार करें, एकदम ना इतना कर दीजिएगा। देखे ना, अब ये हुकूमत का काम है ना कि जिस तेजी से जो रेट बढ़ाए जाते हैं और पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, उसी तेजी से इसको गिराना जी। हुकूमत का प्रॉमिस यही था। होगी, विजन नहीं होगा, जब तक आप अच्छी गवर्नेंस लेके नहीं आएंगी तब तक ये मामला ऐसे चलते रहेंगे। मुशर्रफ साहब के दौर में भी हम जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे टेररिज्म की जंग में, उसको भी बड़े बेनिफिट्स मिले, लेकिन हमने क्या किया, हम अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें, हम अपने एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें, ये IPPs वाला मामला जो है इनको दुरुस्त करें। हम क्यों देखते हैं कि जी अब हमने सुलह करा दी है
तो उधर से तेल मिल जाएगा, उधर से गैस मिल जाएगी। जो आपके मुल्क के मामलात हैं, हम उनको क्यों नहीं दुरुस्त करते, गवर्नेंस क्यों नहीं बेहतर करते, करप्शन के ऊपर क्यों नहीं खत्म की जाती? जब तक ये सारे मामलात एड्रेस नहीं होंगे तब तक गरीब आवाम को मेरे ख्याल से कुछ मिलने वाला नहीं है, उनको बस लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा। और जिस तरह अफजल साहब ने अच्छी अच्छी बातें की है, तो वो भी इसी तरह अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता के, और हांडी के अंदर वो कहते हैं ना उबला हुआ पानी, वो चढ़ा के तो बच्चे सो जाते हैं, तो इस तरह आवाम भी बेचारी सो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की एकदम से कोई बेहतरी आने वाली, जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है हसन साहब, ये मैंने सवाल नसीम साहब से किया था, यूरोप का किरदार भी थोड़ा सा उस पर रोशनी जरूर डाल दें, और ये मईशत की जो बात हम कर रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपके 2 सेंट्स जरूर आ जाएं कि जो पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है या होना चाहिए हमारी मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि अब ये जब बात हुई है हुकूमत की गवर्नेंस की, उन्होंने डायरेक्ट रिलीफ की बात की थी, हुकूमत का ये वादा था कि जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे कम भी करेंगे। उस वक्त ये बात नहीं थी, इफ्स एंड बट्स नहीं थे, तो उस तरह कम भी होनी चाहिए। ये जो बेनिफिट्स पाकिस्तान को अब लेने चाहिए अपने अवाम के लिए, वो क्या हो सकते हैं? और यूरोप के थोड़ा सा जरा मैं चाहूंगा कि जरूर बात कर लीजिएगा, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है, 1-1.5 मिनट। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि ये माफी मांग के चले जाएं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो 3 बजट इन्होंने दिए हैं उसमें तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई गवर्नेंस अच्छी डिलीवर कर सकते हैं। जो ईरान का मुआहदा हुआ है वो तो सारा फील्ड मार्शल साहब ने कराया है। इन्होंने क्या किया, ये तो खाली बीच में, ये तो तालियां बजाने वालों में से थे, इनको तो बिल्कुल इस बारे में कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। इन्हें चाहिए कि ये काम छोड़ें और जाएं। ये सबसे बड़ा एहसान ये कर सकते हैं इस कौम के ऊपर। इनसे ये मईशत ठीक नहीं होगी और इनके बस का ये काम ही नहीं। बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है, यहाँ पे बिठाए रखें, अगले 15 साल बिठाए रखें, उससे कुछ भी डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है नाज़रीन। अगरचे कि डॉक्टर हसन साहब का ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन बहरहाल साइन जो हैं उस मुआहदे पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ही किए हैं। यकीनन फील्ड मार्शल साहब का उसमें बहुत अहम और कलीदी किरदार है, लेकिन उसके बावजूद साइन भी उन्होंने किए हैं। बजट्स वो दे रहे हैं, अगरचे कि उसके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मामला ये है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है, सबसे बड़ा आम आदमी का कंसर्न जो है वो यही रहेगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया भर में बड़ा मुकाम अता किया है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है पूरी दुनिया के अंदर। हमें अपने दाखिली मामलात को भी दुरुस्त करना होगा, और सबसे ज़्यादा मामला जो आम आदमी रिलीफ चाहता है वो मुआशी सतह पर चाहता है, और उसके लिए हुकूमत को दिन रात एक करके आम आदमी को भी रिलीफ देना चाहिए। डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा, डॉक्टर हसन जफ़र साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, अंजद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट ने बड़ी जिसे कह लें ज़ीरक निगाह से इस मामले के ऊपर डिटेल्ड गुफ्तगू की। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।